नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान पर बेस्ड जो हमारे प्रश्न हैं वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जिससे पहले हमने जो वीडियो देखा था वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर बेस्ड सारे क्वेश्चन देखे थे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। जो हमारा संविधान वाला पोर्शन है, टोटल 5 नंबर का जो है वो आना है, परंतु यहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है। टोटल 190 के करीब प्रश्न है, इसलिए हम 2 पार्ट में इन प्रश्नों को जो है वो देखेंगे, यानी आधे प्रश्न आज और आधे प्रश्न आगे जो आने वाला वीडियो होगा उसमें देखेंगे। ये सारी चीजें हम देखेंगे, जिसमें संविधान, संविधान की विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, ये जो चैप्टर वाइज ABCDE देख रहे हैं इसी क्रम में हम देखेंगे, और बाकी आगे सारी चीजें आते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं ना, भारतीय संविधान है, जो कि यहाँ पर भारतीय संविधान के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस जो दिया गया ना आपके कोर्स में वो इसी क्रम में ही दिया गया, तो हम भी उसी क्रम से ही जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके शामिल हैं? तो आप सभी को पता है 36 से 51 में जो है ये आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ संशोधन भी हुए हैं समय समय पर, जिसमें सबसे पहला 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 39A, 43A, 48A, 44वां संविधान संशोधन 1977, इसके द्वारा धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया है। फिर 2002 का 86वां संविधान संशोधन, ये आपका जिसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया है, और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A में जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। DPSP इसी को ही कहते हैं। इसका वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत इसी आधार पर हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 में आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 में आता है। अनुच्छेद आपका 19A के अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली के द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, परंतु ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित जो है उपलक्षित रूप में है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। मेन आप 19 ध्यान रखेंगे, वैसे ऑप्शन में मिल जाता है, बाकी डिटेलिंग में 19A करके दिया ही गया है। बाकी 19(2) के बारे में बात किया गया है कि कुछ विशेष मामलों में प्रतिबंध लागू किए जाते हैं अगर किसी प्रकार का संवैधानिक तंत्र विफल होता है। 20 में आपका क्या है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण को लेकर के बात की गई है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो पता ही आपको, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 है। मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची जो है वो थी। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, आमुख कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए भी लिखा है प्रीएम्बल करके। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्वेश्चन देखेंगे 2022 में आया हुआ है कि कौन सी है जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए से लिए गए, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है यहाँ से, महाभियोग का जो प्रावधान है वो लिया गया है यहाँ से, ब्रिटिश के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता बहुत पूछी जाती है तो ये पता होना चाहिए, ब्रिटेन से संबंधित है ये सब। और कनाडा से आपका संघात्मक व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। और आयरलैंड का ये जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और संविधान संशोधन पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन है आपका, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है आपका। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर फ्रांस हो जाएगा आपका। फ्रांस के संविधान से जो है वो लिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर के बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता ही नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो सबसे छोटा लिखित संविधान लिखा है ना, ये गलत है। आपको पता है कि भारत का संविधान तो
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, यही गलत है। कितने भाग? 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, ये तो आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन जो है वो हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और 11 दिसंबर 1946 का जस्ट 2 दिन बाद तो संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्थायी अध्यक्ष जो है वो बना दिए गए थे। उसके बाद अंतिम संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था, तो ये भी डेट याद रखिएगा। अगला कह रहे हैं संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो पता ही आपको ऊपर बताया कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाना जाता है। इनमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता आपसे कह रहा नहीं है? तो आपका प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था आप कहेंगे कि जो नहीं पूछा गया था भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसमें लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है आपका आता है। विभिन्न जो संविधान है उनसे मूल तत्वों को ग्रहण करना आता है। नम्यता अनम्यता का समन्वय आता है आपका। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये सारी चीजें आती हैं, बट केवल जो पूछा गया था प्रतिबद्ध न्यायतंत्र वो नहीं आता है। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या सुरक्षित करना है? तो क्या सुरक्षित करना है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको सुरक्षित करना है, वही पूछा गया था। बाकी इसमें वही एक एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखा है। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये तो पता ही आपको, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तारीख भी याद रख सकते हैं, 13 दिसंबर 1946 की। और भीमराव अंबेडकर कई बार पूछा जाता है। बी आर अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। अवशिष्ट शक्तियों के प्रचार के लिए भारतीय संविधान ने कौन से देश से संदर्भ लिया? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। अवशिष्ट शक्तियां अभी बताया था ना, कनाडा, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो सहकारी संघवाद आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इतना अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। अगला देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बता चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को जो है वो पारित किया गया था। और संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ये भी ऊपर बताया भी था। और अनुच्छेद वगैरह तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक ये नया पॉइंट लिखा है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला कह रहा है भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा जो है वो कब अपनाया गया था? तो ये बता चुके हैं, 26 नवंबर 1949 को। 1946 के अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू जी। और गठन भारत की अंतरिम सरकार का हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले के मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम। और रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखाया गया है कि टोटल शब्दों की संख्या 1,17,000 के करीब है, परंतु इस तरीके का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो वर्तमान में ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। बाकी ये भी लिखा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। अगला कह रहे हैं भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखा गया था। पहले ही ऑप्शन होगा कि 2 वर्ष से तो अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। अगला बाकी तो आपको पता ही है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? तो 114 दिन बहस चली थी। कितना आपका व्यय हुआ था? तो ये व्यय हुआ था आपका टोटल 63,96,729।
बाकी ये दोनों पॉइंट बता चुके हैं, कब पारित हुआ और संविधान दिवस। अगला अगर है भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है, तो आप कहेंगे रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। एकात्मक संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में होती हैं। संघात्मक में क्या होता है, इसमें शक्तियां केंद्र और राज्य में आपका विभाजित रहती हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं। ये विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे कि वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएं और साथ ही एक दूसरे के सहयोग भी आपके बन सके, ना कि एक दूसरे के विरोधी। इसी प्रकार केसी वियर के मतानुसार क्या है, भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। एक लाइन काफी होगी, समझ जाएंगे। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपसे कह रहा है नहीं है, तो कौन विशेषता नहीं है, ये विशेषता आपका इसे राज्य के राज्यपाल सांसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, आपने देखा। बाकी संविधान के भाग 20 में आपका अनुच्छेद 368 है जिसमें यही जो दी गई प्रक्रिया ना उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसी को लेकर के बात की गई है। बाकी यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है और 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। वैसे आपने अभी देखा होगा एक बिल भी पास हुआ है जिसको लेकर के टेलीग्राम पर हमने भेजा था, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर में। अगला करें इनमें से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया या प्रस्तावित किया। अच्छा, आप सोचेंगे कि अभी तो पेपर की डेट पहले ही आ चुकी है और जो प्रस्ताव पास हुआ वो आपका कल ही पास हुआ है। बाकी ऊपर इस चीज को क्लियर किया गया था कि अगर एक बार आपका जो संसद का एक सदन है उससे पास हो जाता है तो उसके बाद वही विधेयक आपका संसद के दूसरे सदन में जाकर के 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होता है। तो ये जो 2/3 बात की जा रही है वो दूसरे सदन की बात की जा रही है। अगला कह रहा है इसमें से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित जो है वो किया था, तो आंसर तो यहाँ पर एम.एन. रॉय हो जाएगा। बाकी इसके बारे में अगर देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी और संविधान सभा का जो विचार है वो आपका दिया था एम.एन. रॉय ने। यही क्वेश्चन में पूछा ही गया था। बाकी अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। तो नॉर्मल जो तारीख है वो तो आपको रटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष का नाम जो है इनमें से क्या था, तो ये आपका H.C. मुखर्जी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल भी जो है आपके थे। बाकी अय्यर जी का नाम आपको देखने को मिलता है मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में थे। वो अलग से एक बार सदस्य लिखा है तो वो याद रखिएगा। हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष कौन, पट्टाभी सीतारमैया और के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला करें भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य, तो आपका टोटल 15 महिला सदस्य आपका, और इसमें नाम भी यहाँ पर दिए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो ये आपका होता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी बताया गया कि 29 अगस्त 1947 को ही संकल्प पारित किया गया था प्रारूप समिति के गठन को लेकर के। इसमें अलग अलग सदस्यों की संख्या को लेकर के भी बात की गई, जिसमें अध्यक्ष हैं और बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव आए थे। इसी प्रकार डी.पी. खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो थोड़ा सा लीक से हटके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व की को स्वीकारती है। कथन किसका है, तो ये कथन जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो है वो है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान जो है वो अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो किस प्रकार की समानता, ये हैसियत और अवसर की समानता जो है वो देता है। बाकी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर लिखा देखने को मिले। सब बाकी समानता का अधिकार भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में जो है इसको लेकर के बात की गई है और ये आपका अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक तरफ आपको वर्ग 1 वर्ग 2 दे रखा है, सही मिलान करना है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि लोगों को बाह्य और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसी प्रकार आपका चौथा जो देख रहे हैं यहाँ पर, भाईचारा, जो कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए।
संविधान की आत्मा जो है किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, तो प्रस्तावना ही आपका सही हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से जो है वो ली गई है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट है कि राज्य में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो आर्थिक न्याय जो है आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वो प्रदान करते हैं। कब कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51 में। कौन से भाग? 4 में है। आयरलैंड से संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। आंसर की बात करते हैं तो 40 हो जाएगा अनुच्छेद, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और वही यहाँ पर बताया गया है कि 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, 40 ग्राम पंचायतों के संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 46 समाज के कमजोर वर्ग और अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अगले करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के इनमें से कौन से एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अनुच्छेद कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 है। प्रश्न में ही पूछा गया था ना कि ये किसको बढ़ावा देने से संबंधित। बाकी संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। तो ये आपका मुफ्त कानूनी सलाह जो है उसको बाद में जोड़ा गया है। 39 का में जो है इसको जोड़ा गया है। इसी प्रकार आपका ये जो जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कुछ और भी चीजें जैसे 48 का जो कि आपका वन और वन्य जीवों की सुरक्षा है वो अलग से जोड़ा गया है। 43 का प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी अलग से जोड़ा गया है। अगला कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के में सुनिश्चित किया गया है। ये कई बार पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है और ये आता किसमें है? तो ये आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अनुच्छेद 39 घ में उल्लिखित है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो और ये मूल अधिकार नहीं किंतु ये एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो ये आपका राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, निर्देशक तत्व हैं, इसके अंतर्गत जो है आपका आता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही नहीं है? कौन नहीं है? ये आपका 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, ये आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है, तो मौलिक अधिकार में हम रखते हैं। 45 अनुच्छेद है और 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने वाले प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसका उपबंध किया गया है। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। 37 नंबर प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से जो है वो संबंधित है, जिसको हैबेस कॉर्पस कहते हैं इंग्लिश में। और आपको पता है मौलिक अधिकार 12 से 35 में आते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों के संदर्भ में अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस पर रिट जारी करने की शक्ति जो है वो देता है। और ये रिट है कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अगला कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य तो आप जानते हैं टोटल 10 हैं। और 42वें संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसकी अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और रूस के संविधान से इसको लिया गया है। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ जहाँ पर आपका एक और अलग से जोड़ा गया और इस प्रकार से 11 आपके मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो है वो हो गए। जो जोड़ा गया है वो आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो है वो जोड़ा गया है। और भाग जोड़ा किसमें गया है यानी कि मौलिक कर्तव्यों को किसमें रखा गया है? तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बता चुके हैं 10 हैं। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 11 हैं। अगला मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का जो है उसको संविधान में इस संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन पहला सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये भी बता चुके हैं 11 हैं। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को लेकर के सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था।
किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो ये भी बता चुके हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया है। कौन सी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष विलंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये उत्प्रेषण जो है आपका होता है। और अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ऊपर भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर कुछ प्रावधान है, कुछ अनुच्छेद हैं, वही सही मिलान करना है। डायरेक्ट हम बात करते हैं मिलान की, यानी सही आंसर की। तो अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुतता उन्मूलन है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। अगला कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो 6 से 14 वर्ष और 66वां संविधान संशोधन 2002 में ने जो शिक्षा के अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये आपका 2(9) कई बार बता चुके हैं, 29 में आता है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, 24 में 14 वर्ष तक से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते कारखाने के या खदान वगैरह में। और 30 में जो है उनको संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक जो है उनको अपने रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। अगला कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 21A से संबंधित है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार है। 50 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी पर जो रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है? तो अभी बताया था कि 24, 23 यही दोनों संबंधित है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 23 सही हो जाएगा क्योंकि उसमें दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध को लेकर के बात की गई। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपका विधिक समता यानी कि कानून के सामने जो समानता है उससे जो है वो संबंधित है। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक्स जरूर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। 14, 13, 17, 26 ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं तो सभी लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी कोशिश हम अपनी तरफ से सारे कर रहे हैं कि सारे जितने भी प्रीवियस कह रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ में कराते हुए चले। आंसर की बात करते हैं, 14 सही हो जाएगा। विधि के समक्ष जो समानता है उससे संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 में तो अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा है, 30 तो बता ही चुके हैं उनके। अगला है 53 इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो कि संविधान स्वीकृत मूलभूत जो अधिकार हैं उनका उदाहरण जो है आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट आंसर माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये आपका उदाहरण नहीं है संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का, वही यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। बाकी आर्टिकल बताए गए सारे 15 तो आपको बताया था कि धर्म, जाति, लिंग किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 19E में किसी भी क्षेत्र में आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। 30 में अल्पसंख्यक वाला बता चुके हैं। 15 में विकल्प डी की व्याख्या है। अनुच्छेद 19E विकल्प ए की व्याख्या है और अनुच्छेद 30 जो ऊपर ऑप्शन है उसी से ही व्याख्या की गई है। कुल मिलाकर के आपको बस आर्टिकल पता होना चाहिए। अगला है आपका जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ये उच्चतम न्यायालय को जो है वो सौंपा गया है मौलिक अधिकारों से संबंधित। बाकी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकारों के तहत जो है वो आता है। बाकी रिट के लेकर के 5 बता चुके हैं, इंग्लिश वाले नाम भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य ही नहीं है? तो कौन नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना जो है ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। कौन सी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी ये आ चुका है ऊपर क्वेश्चन उत्प्रेषण वाला, अभी आया था ना, सेम यही क्वेश्चन था। यहाँ से नया चैप्टर संसदीय प्रणाली स्टार्ट हो रहा है जिसमें लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 साल की न्यूनतम आयु, पहला सही हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए ये आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य के लिए 25 साल है। विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 साल है।
अगला करें, इनमें से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाते हैं और आर्टिकल अनुच्छेद 60 है। इनमें से कौन सा एक बहु मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो ये आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है और आर्टिकल है 75(3) करके। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद इसमें दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामलों के संदर्भ में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये आपका आता है 249 आर्टिकल में। अगला अनुच्छेद किसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कई बार पूछा जाता है? तो ये 108 आर्टिकल में बताया गया है कि संयुक्त बैठक आहूत करेगा राष्ट्रपति। और कब बुलाई जाती है? तो किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अगर अस्वीकृत कर दिया जाए या सदन विधेयक में संशोधन को मानने से असहमति देखने को मिले या दूसरे सदन को विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, तो संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में ही बुलाई जाती है। इस चीज़ को भी यहाँ क्लियर किया गया है। अध्यक्षता भी जरूर पता होना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये आपका अधिकार होता है लोकसभा स्पीकर के पास में। आर्टिकल अनुच्छेद 100 जिस 101 करके है जिसके तहत जो ये होता है। और ये तो हम बता ही चुके हैं कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये दिया था संसद से। संविधान सभा आपका यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो ये आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आप देख रहे हैं कार्यवाहक नहीं थे, एक्चुअल में ये तीसरे राष्ट्रपति थे। समय इनका 67 से 69 तक जो है वो चला था। बाकी वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल भी देख लीजिएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और ऊपर जो आपने देखा ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो होती है। बाकी सीमाओं और नाम में परिवर्तन भी कर सकता है राष्ट्रपति। अगला कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये आपका 12 सदस्य जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 80 का है राज्यसभा से संबंधित। तो इस सरला वाली ट्रिक याद रखेंगे, गलती नहीं होगी। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास क्षमा देने का अधिकार है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6वें राष्ट्रपति थे। तो कार्यकाल के आधार पर 7वें राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार आपके जो है वो रह चुके थे और आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की हार हुई थी उस टाइम भी रहे थे। वही बताया गया कि कब कब रहे थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहलाता है? तो ये क्षमादान कहलाता है। यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल बताया ना, कभी तो मेरा साथ दो करके। अगला है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति? पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो 14वें राष्ट्रपति थे, परंतु आपको पता होना चाहिए कि भारत के 25 जुलाई 2022 से आपके द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। बस ये याद रखिएगा। पहली तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही। अगला है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है और हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र जो है वो दे सकते हैं। महाभियोग से हटाया जा सकता है, वो तो पता ही आपको। अगला है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य इनमें से कौन है जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा उनका मतदान जो है होता है? तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, केवल और केवल पहला दूसरा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। बाकी वही आर्टिकल यहाँ बताया गया है किसमें, आपका अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के लिए है और 66 में आपका उपराष्ट्रपति के लिए है। भारत का इनमें से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन था इनमें से? आपके नीलम संजीव रेड्डी जो है वो आपके सही हो जाएंगे। 1977 को लोकसभा का स्पीकर जो है वो चुना गया था। और
लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था। यही निर्विरोध चुने गए थे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? इसके लिए जेल भी गए थे। ये थे वीवी गिरी जी। पहले ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने का अधिकार इनमें से किसके पास होता है? तो राज्यसभा के पास जो है ये अधिकार जो है वो होता है, और इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले जो है वो देनी पड़ती है। अगला, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो कई बार बता चुके हैं, 63 आर्टिकल में जो है ये आता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में कौन है? श्री वेंकैया नायडू हैं, 13वें उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ जो है वो लेता है। वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही हो जाएगा, पहले उपराष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, वीवी गिरी चौथे और जत्ती जीत 5वें। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका 1/3 सदस्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में आपका आता है राज्यसभा को लेकर के। राज्यसभा की संख्या वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य जिसमें से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको नामित सदस्य जो है वो कहते हैं। और 6 वर्ष के लिए जो है ये चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। 10 क्वेश्चन और रह गए हमारे। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है उपराष्ट्रपति होता है, 63 आर्टिकल। राज्यसभा मतदाता के लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए होती है? तो 30 साल चाहिए होती है, अभी बता चुके हैं, आर्टिकल 84 में आता है। अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन? तो वेंकैया नायडू। वर्तमान में, अच्छा वर्तमान वाला तो यहाँ पर पुराना लिखा हुआ है ना, वेंकैया नायडू। अब कहाँ पे? तो जगदीप धनखड़ जी हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जगदीप धन, शायद ऊपर भी आया था कहीं पे, वहां पर भी ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, और ऊपर जो आया था वो भारत के उपराष्ट्रपति करके आया था। तो उपराष्ट्रपति पूछेगा तब भी वही होते हैं ना, राज्यसभा के पदेन सभापति करके। तो उपराष्ट्रपति ऊपर आया था, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में है, और राज्यसभा के तो पदेन सभापति होंगे ही होंगे। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन है जो कि राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो यहाँ पर आंसर सी वाला सही होगा, कि गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है, और धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। बाकी चाहे तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी पहली लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 आपका जो है वो सही हो जाएगा। पहले लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, लोकसभा वाले। बाकी 1952 से 1956 तक इनका समय रहा था। और साथ में अनंत सैनम अयंगर का भी नाम लिखा हुआ है, जो कि 1956 से 1962 तक रहे थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम एज कितनी चाहिए होती है? तो 25 साल चाहिए होती है। वही यहाँ पर लिखा है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी चाहिए होती है? तो 30 साल चाहिए होती है। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 साल से घटाकर 18 वर्ष जो है वो कर दिया गया। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन है जो कि संसद का कार्य ही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, डी वाला नहीं है, जिसमें संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। वही यहाँ पर पूछा गया था, संसद का कौन सा कार्य जो है वो नहीं है। बाकी वही और कार्य लिखे हुए हैं, जैसे कि न्यायिक शक्तियां होती हैं, तो ये सभी बड़े बड़े पदों को हटाने को लेकर के शक्ति होती है। इसके अलावा महाभियोग पारित करने की शक्ति होती है। प्रस्ताव को कम से कम, अगर महाभियोग लाना है आपका, तो प्रस्ताव को कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, और उसी सदन के 2/3 सदस्य द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कब कितनी चाहिए होती है? तो आपका 25 साल जो है वो चाहिए होती है, जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए 21 वर्ष चाहिए होती है। शून्यकाल क्या होता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद लास्ट होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। शून्यकाल आपका होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए जो है वो उठाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके अलावा वीडियो पर जो भी लोग बाद में जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों के द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? तो 1 महीना की यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन की होती है।
अब एक क्वेश्चन आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये तो 96 वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा जो है वो संसदीय क्षेत्र हैं, 64, 75, 80 या 70। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा और आगे क्वेश्चन हम आपको आगे वाले आने वाले वीडियो में जो है वो करा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।